नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पश्चिमी राजनीति विचारकों का अध्ययन कर रहे थे। हमने पहले प्लेटो का अध्ययन किया, फिर अरस्तु का अध्ययन किया, फिर चर्च राज्य संघर्ष मध्ययुगीन विचारक का एक परिचय वाले विचारकों पर अध्ययन किया, फिर हमने संत थॉमस एक्विनास पर अध्ययन किया और पिछली वीडियो में हमने मैकियावेली के बारे में भी काफी अध्ययन कर लिया था, लेकिन कुछ शेष रह गया था। मैकियावेली के बारे में हमने मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था कि मैकियावेली का जो जन्म है 1469 में फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था और उस समय वहां पर सावरनोला का शासन था। सावरनोला कहीं ना कहीं पोप और पादरियों से जुड़े हुए थे, ईसाईयतवादी थे, इसलिए उन्होंने सेना का भी गठन नहीं कर रखा था। सेना का गठन नहीं कर रखा तो स्पेन ने जब आक्रमण किया तो अपनी जनता की रक्षा ना कर सका, इसलिए पादरियों ने जनता के साथ मिलकर सावरनोला को जिंदा जला डाला। इसी घटना से, सावरनोला घटना से प्रभावित होकर मैकियावेली कहता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है। फिर हमने मैकियावेली की अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति के बारे में चर्चा की। उसके बाद मैकियावेली की पुस्तकें थी जो विभिन्न, उन पर भी हमने चर्चा की कि मैकियावेली अनेक पुस्तकें लिखता है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मैकियावेली की प्रिंस है, जो 1513 में जिसका पहला अध्याय लिखा गया, 1524 में जो पूर्ण रूप से लिखी गई और 1532 में प्रकाशित हुई। इसी में मैकियावेली कहता है मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक प्राणी है और निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, शक्ति राजनीति की नींव रखता है, यथार्थवाद की नींव रखता है। फिर उनकी दूसरी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिवी है जो 1517 में लिखी गई, 1531 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में मैकियावेली मानव का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का चित्रण रखता है। फिर उन्होंने 1518 में मैंड्रोगोला लिखा जो एक काव्य संग्रह था। फिर बेसिकली उसके बाद उन्होंने जो है द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और लाइफ ऑफ कैस्ट्रियो नामक पुस्तकें भी लिखी। फिर मैकियावेली पर भी हमने विभिन्न पुस्तकों की चर्चा की जो विद्वानों ने आधुनिक युग में मैकियावेली पर अध्ययन किया। उसकी भी एक लंबी सूची आपके सामने मैंने रखी थी, वो भी आपने। फिर हम मैकियावेली के विचारों का अध्ययन किया कि मैकियावेली अपनी मानव प्रकृति में के बारे में क्या कहता है। मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? असामाजिक अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है। उसके अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। सबसे बड़ा अवगुण है अविवेकी है, अपने अच्छे बुरे में भी अंतर नहीं कर पाता है। इसलिए मैकियावेली का कथन भी है, मानव चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार हो जाता है। तो इसी मानव प्रकृति के नकारात्मक चित्रण के आधार पर मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन भी कर देता है। फिर मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहता है, राज्य एक आकस्मिक संस्था है सुरक्षा के लिए जिसकी उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति का वो शक्तिवादी सिद्धांत प्रस्तुत भी करता है। फिर मैकियावेली बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। मैकियावेली कानूनी परुषत्ता का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। फिर मैकियावेली जो है कि बेसिकली ध्यान रखना है, संविधानों का वर्गीकरण भी अरस्तु के समान संख्या और हित के आधार पर करता है, लेकिन जहां अरस्तु पॉलिटी को, संवैधानिक तंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहता है, वहीं मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। इसके बाद मैकियावेली के बारे में हमने पढ़ा था कि वो शासक को शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र प्रदान करता है। अपनी पुस्तक प्रिंस के 18वें अध्याय में, जिन्हें राज्य शिल्प कला के सिद्धांत या राज्य हितों की वृद्धि के सिद्धांत भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पहले बताए भी थे। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखना है। उसमें पहला जो था निरंतर शक्ति का अर्जन, फिर है युद्ध की निरंतर तैयारी करते रहना, शांति काल में बड़ी बड़ी योजनाएं जनता के सामने रखना, और उसके बाद शेर लोमड़ी की नीति अपनाना, उसके बाद सद्गुणों का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन, और पराई स्त्री और निजी संपत्ति किसी को नहीं छीनना चाहिए। निजी संपत्ति के बारे में तो मैकियावेली कहता भी है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है लेकिन उसके द्वारा दी गई संपत्ति को नहीं। फिर बेसिकली मैकियावेली कहता है राज्य को आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो मैकियावेली ये भी कह देता है कि यानी कि शासक को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। फिर कहता है शासक को पुरस्कार स्वयं देने चाहिए, दंड अधीनस्थों से दिलाना चाहिए, चापलूसों से दूरी बना के रखनी चाहिए, योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए, जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल कर लेने तक सीमित रहना चाहिए। ये सारी बातें मैकियावेली ने कही। इनडायरेक्टली वो संघात्मक शासन का भी समर्थन कर देता है, गुप्तचर व्यवस्था पर बल दे देता है। तो हमने मैकियावेली के ये सारे विचार हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि मैकियावेली मध्ययुग का अंत करने वाला विचारक है, मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक है, मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इसके बारे में जो भी विश्लेषण है उस विश्लेषण को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैकियावेली को कहते हैं वो मध्य युग का अंत करने वाला विचारक है। डनिंग ने
ने ऐसा कहा भी था। मध्ययुग का अंत करने वाला विचारक क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्ययुग की 3 विशेषताएं थी। सामंतवाद यानी छोटे आकार का राज्य, चर्च की शक्ति में वृद्धि थी उस समय, तीसरा पोप का प्रभाव था। मैकियावली इन तीनों पर प्रहार करता है। वो सामंतवाद के स्थान पर बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है, चर्च के स्थान पर राज्य का समर्थन करता है, पोप के स्थान पर राजा का समर्थन करता है। इसलिए डनिंग कहता है मैकियावली मध्ययुग का अंत करने वाला विचारक था। तो देखिए, मैकियावली को मध्ययुग का अंत करने वाला विचारक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। क्योंकि मध्ययुग की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद। उसके स्थान पर मैकियावली किसका समर्थन कर देता है? राष्ट्र राज्य पर। मध्ययुग की एक विशेषता क्या थी? चर्च। मैकियावली उसके स्थान पर क्या समर्थन करता है? राज्य का। एक मध्ययुग की विशेषता क्या थी? पोप। उसके स्थान पर वो किसका समर्थन कर देता है? शासक का। इसलिए डनिंग क्या कहता है? मैकियावली मध्ययुग का अंत करने वाला विचारक है। तो क्यों कहते हैं वो भी ध्यान रखना है, किसने कहा ये भी ध्यान रखना है। तो मित्रों, हम अब आगे चलते हैं कि मैकियावली प्रथम आधुनिक विचारक है। मैकियावली को प्रथम आधुनिक विचारक सर्वप्रथम मैक्सी ने कहा था। किसने कहा था? मैक्सी ने। तो बेसिकली प्रथम आधुनिक विचारक कहा था, क्योंकि इसके विचारों में अनेक आधुनिक तत्व दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से आधुनिक तत्व दिखाई देते हैं? तो ये मित्रों हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा उसी के आधार पर विश्लेषण करना है। पहला, मैकियावली शक्ति राजनीति का जनक है, क्योंकि धर्म और राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करता है। मैकियावली ने कहा भी था, चूंकि मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक असामाजिक प्राणी है, इसलिए राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए वो यथार्थवाद का जनक कहते हैं, उसे शक्ति राजनीति का जनक कहते हैं। फिर मैकियावली ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है, जिसको आधुनिक युग में जीएस सेबाइन अपनाते हैं। जीएस सेबाइन को उसका जनक भी कहते हैं। तो ऐतिहासिक पद्धति के अनुसार हमें राजनीतिक संस्थाओं और घटना का अध्ययन ऐतिहासिक आधार पर करना चाहिए। फिर मैकियावली धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है। मैंने कहा था ना, मैकियावली केवल राजनीति और नैतिकता को पृथक्करण नहीं करता, वो कहता है धर्म आधारित नैतिकता भी गलत है। सबसे ज्यादा विरोध करता है धर्म आधारित नैतिकता का। कहता है कि धर्म आधारित नैतिकता राज्य को कमजोर कर देती है। इसमें पोप खुद विलासिता का जीवन जीते हैं और आम जनता को त्याग बलिदान की भावना कहते हैं। इसमें विरोधाभास भी दिखाई देता है। इसलिए मैकियावली कहता है राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष तो आधुनिक तत्व है। मैकियावली बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है। तो बड़े आकार का भी करता है, राष्ट्र राज्य का भी करता है। मैंने बताया था राष्ट्र का मतलब मनोवैज्ञानिक एकता है, राज्य का मतलब संप्रभुता है। मैकियावली कहता है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी सच्चा राज्य बनता है, तभी सही विकास राज्य का होता है। तो राष्ट्र राज्य की बात करता है, यानी कि संप्रभुता के साथ जनता में मनोवैज्ञानिक एकता भी होनी चाहिए। इसलिए हमेशा उसे राष्ट्र राज्य का जनक भी कह देता है। साथ में उसका जो आकार है वो काफी बड़ा है। जैसे मैंने बताया भी था, अरस्तु नगर राज्य की बात करता है, एक्विनास रेगनम की बात करता है, प्रांत की बात करता है, और मैकियावली आधुनिक आकार के राष्ट्र राज्य की बात करता है, बड़े आकार के राष्ट्र राज्य की बात करता है। तो ये 4 तत्व तो मैंने बता दिए। अगले तत्व भी देखते हैं। मैकियावली कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। मैकियावली अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। उसका कथन भी है, विधायक ही विधि का निर्माता है। विधायक कहता है शासक को, विधायक ही विधि का निर्माता है। फिर मैकियावली गुप्तचर व्यवस्था का समर्थन करता है, क्योंकि शेर लोमड़ी नीति में कहता है लोमड़ी की नीति जो हो कारगर अपनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोमड़ी की नीति से तात्पर्य शत्रु का ज्ञान आसानी से उलझाना चाहिए। तो इस प्रकार मैकियावली गुप्तचर व्यवस्था का भी समर्थन कर देता है। हालांकि कौटिल्य के समान तो नहीं करता व्यापक, लेकिन फिर भी वो कहता है गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। फिर मैकियावली निजी संपत्ति का समर्थन कर देता है। मैंने बताया था भी, शासक को सफलता के सूत्र में कहता भी है कि शासक किसी की निजी संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। निजी संपत्ति छीनने से व्यक्ति स्थायी दुश्मन बन जाएगा शासक का। इसलिए मैकियावली निजी संपत्ति का भी समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति की बात करता है। किसकी बात करता है? हस्तक्षेप, लेसिस फेयर थ्योरी। तो मैकियावली ने शासक को सलाह भी दी थी, उसे स्वयं को आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसे अगर आर्थिक व्यापारिक कार्य करेगा तो उससे कहीं ना कहीं शासक और जनता के बीच में प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाएगी, विद्रोह की भावना उत्पन्न हो सकती है। फिर योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए। मैकियावली ये भी कहता है चापलूसों से दूरी बना के रखनी चाहिए और योग्य व्यक्तियों को मंत्री
बनाना चाहिए। फिर मैकियावली शासक को यह भी सलाह देता है कि जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैकियावली अप्रत्यक्ष रूप से संघात्मक शासन का भी समर्थन कर देता है। तो ये सभी तत्व मैकियावली में एक साथ दिखाई देते हैं, सभी के सभी आधुनिक तत्व हैं, इसलिए मैकियावली को प्रथम आधुनिक विचारक भी कहा जाता है। मैक्सी ने ऐसा कहा भी था, डनिंग ने भी कहा था, लेकिन मैकियावली तो स्पष्ट रूप से केवल प्रथम आधुनिक विचारक कहता है। डनिंग भी कहता है, लेकिन डनिंग साथ में उसे मध्य युग का अंत करने वाला और अपने युग का शिशु और प्रथम आधुनिक विचारक तीनों ही कह देता है, लेकिन मैक्सी तो सिर्फ इसे प्रथम आधुनिक विचारक की संज्ञा देता है, तो क्योंकि ये आधुनिक तत्व मैकियावली के अंदर मिलते भी हैं। अब आगे मित्रों हम देखते हैं कि जो चीजें हैं कि मैकियावली अपने युग का शिशु है, संकीर्ण या स्थानीय विचारक है, इसके बारे में क्या है। पहली बात, अपने युग का शिशु संकीर्ण विचारक किसको बोलते हैं, पहला तो वो ध्यान रखना चाहिए। संकीर्ण विचारक अपने युग का शिशु, स्थानीय विचारक उसको बोलते हैं जिस पर अपने युग की परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा हो। वैसे तो हर विचारक पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैकियावली पर चूंकि अधिक प्रभाव पड़ा इसलिए कह देते हैं वो अपने युग का शिशु है, क्योंकि उसका तत्कालिक जो परिस्थितियां थी इटली की और उसकी अपनी जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उन्हीं के आधार पर उसने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो बार्कर ने इसको सबसे पहले कहा था कि मैकियावली संकीर्ण विचारक है, स्थानीय विचारक है, क्योंकि उस पर तत्कालिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा। अब कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव पड़ा, तो वो भी हम विवेचना कर लेते हैं। सबसे पहले मैकियावली के समय पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे भी फ्लोरेंस जो गणराज्य था जहां मैकियावली का जन्म हुआ था, वो पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु था। कहते हैं मैकियावली पुनर्जागरण से प्रभावित होकर ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, धर्म की बात नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है, धर्म और राजनीति के पृथक्करण की बात करता है। फिर दूसरा जो है इटली की दुर्दशा से प्रभावित था। मैंने बताया भी था कल भी आपको वीडियो में कि मैकियावली के समय जो इटली है 5 गणराज्यों में बटा हुआ था, नेपलस, फ्लोरेंस आदि। तो ये 5 गणराज्यों में बटा होने के कारण कि वास्तव में इटली शक्तिशाली नहीं था, प्राचीन रोम की तरह शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि बड़े आकार का राष्ट्र राज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़े आकार का, और उसमें जनता में मनोवैज्ञानिक एकता भी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इटली की दुर्दशा से प्रभावित होकर, जो 5 भागों में विभाजन था उसी से प्रभावित होकर ये बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का समर्थन कर देते हैं। फिर वो स्पेन व फ्रांस के तत्कालिक निरंकुश तंत्र से प्रभावित थे और उसी से प्रभावित होकर शासक को शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र प्रदान करते हैं। वही सफलता के सूत्र जो उसने प्रिंस के 18वें अध्याय में दिए थे। तो ये भी स्पेन फ्रांस के कहते हैं निरंकुश तंत्र का प्रभाव था कि निरंतर शक्ति का अर्जन करना, सिर लोमड़ी की नीति अपना, युद्ध की निरंतर तैयारी करते रहना। तो ये कहते हैं कि वास्तव में स्पेन फ्रांस के निरंकुश तंत्र का प्रभाव के कारण उन्होंने ऐसे विचार दिए। फिर कुछ व्यवहारिक घटनाएं भी थी जिनसे प्रभावित मैकियावली हुए, जैसे सावरनोला की घटना। सावरनोला की घटना क्या है कि जब स्पेन ने आक्रमण किया फ्लोरेंस पर, तो सावरनोला जो शासक था वो रक्षा नहीं कर पाया जनता की युद्ध से, तो जनता ने पादरियों के साथ मिलकर सावरनोला को जिंदा जला डाला था। इसी घटना से प्रभावित होकर मैकियावली क्या कहता है, मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है। तो देखें तो मैकियावली के जो मूल विचार हैं वो तत्कालिक परिस्थितियां, पुनर्जागरण, इटली की दुर्दशा, स्पेन फ्रांस का निरंकुश तंत्र और कुछ तत्कालिक व्यवहारिक घटनाओं से पर आधारित हैं या प्रभावित हैं। इसलिए कुछ बार्कर जैसे विचारक उसे संकीर्ण स्थानीय विचारक कह देते हैं, अपने युग का शिशु कह देते हैं। तो ये बेसिकली का है। लेकिन मैकियावली के बारे में सही निष्कर्ष क्या निकालें, कि मैकियावली के बारे में क्या कहें कि मैकियावली अपने युग का शिशु है या आधुनिक विचारक है, तो इसके बारे में डनिंग सही कहता है। डनिंग का निष्कर्ष आपको ध्यान रखना चाहिए। मैकियावली के बारे में डनिंग कहता है, मैकियावली अपने युग का शिशु और प्रथम आधुनिक विचारक दोनों हैं। मैकियावली अपने युग का शिशु और प्रथम आधुनिक विचारक दोनों हैं। क्या कहता है? मैकियावली अपने युग का शिशु और प्रथम आधुनिक विचारक दोनों हैं। तो ये बेसिकली किसने कहा था? डनिंग ने कहा था। तो डनिंग का यह निष्कर्ष सत्य प्रतीत होता है कि मैकियावली अपने युग का शिशु और प्रथम आधुनिक विचारक दोनों हैं। तो हमने मैकियावली का पूरा गहन अध्ययन किया मित्रों। अब इसके बाद हम थॉमस होब्स का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।